नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, फल सब्जियों पर भी लागू होगा ऑपरेशन ग्रीन। आम, मखाना सहित कई फसलों की होगी इंटरनेशनल ब्रांडिंग। रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर हमला, किसानों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान महज जुमलेबाजी। 1925 की बजाय 1600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं बेचने को मजबूर हैं किसान। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहुल गांधी का नीति आयोग पर तंज। नीति आयोग ने 16 मई के बाद कोरोना का नया केस सामने नहीं आने की कही थी बात। रेल मंत्री पीयूष गोयल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जवाब। राजस्थान में रेलवे का कोई प्रस्ताव पेंडिंग नहीं। भूपेश बघेल बोले 30 में से मिली केवल 14 ट्रेनें। गाजीपुर में कोरोना जांच के नाम पर वसूली, प्रवासी मजदूरों से वसूले जा रहे हैं ज्यादा रुपए। अस्पताल प्रशासन ने कही जांच की बात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त का ऐलान किया है। शुक्रवार को कृषि क्षेत्र के लिए 11 ऐलान किए गए। इसमें से 8 फैसले कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े थे, जबकि 3 फैसले शासन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े हुए थे। आर्थिक पैकेज में किसानों को दी गई राहतों की जानकारी देते हुए सीतारमण ने कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार 1 लाख करोड़ रुपए देगी। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6400 रुपए जो करोड़ हैं वो दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम किसान फंड के तहत 18,700 करोड़ रुपए सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। इससे देश के 2 करोड़ किसानों को 5,000 करोड़ रुपए का फायदा मिलेगा। Announcements which are being made is focusing on agriculture and allied activities. Agriculture, fisheries, dairy, animal husbandry and allied activities. So which will also have some aspects of food processing and so on. The largest proportion of Indian population is dependent on agriculture even now. And of all those who are dependent on agriculture, nearly 85% of the operational holdings are held by small and medium-sized farmers, small and actually marginal farmers. That is also referred to in the Economic Survey of 2020. पिछले 2 महीनों में बहुत सारे कदम किसानों के हित में उठाए गए और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए लगभग 74,300 करोड़ रुपया खर्च किया गया, जो सीधा किसानों को गया है उनकी खरीद करने के लिए उत्पाद की। और इसके अलावा जो पीएम किसान योजना है उसके अंतर्गत 18,700 करोड़ रुपया पिछले 2 महीनों में किसानों के खाते में सीधा डाला गया है। फसल बीमा योजना के माध्यम से भी जो उनके क्लेम्स मिलने थे वो 6,400 करोड़ रुपए के क्लेम किसानों को मिले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि कृषि भंडारण में मदद के लिए सहकारी समितियों समूहों को फंडिंग दी जाएगी। माइक्रो फूड एंटरप्राइज के लिए 10,000 करोड़ की योजना बनाई गई है। बिहार में मखाना के क्लस्टर, केरल में रागी, कश्मीर में केसर, आंध्र प्रदेश में मिर्च और यूपी में आम के क्लस्टर बनाए जाएंगे। किसानों के लिए पैकेज की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टमाटर, प्याज, आलू के लिए बनाया गया ऑपरेशन ग्रीन्स अब सभी फल सब्जियों पर लागू होगा। इसे टॉप टू टोटल योजना कहा जाएगा। जड़ी बूटियों को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। करीब 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल उत्पादों की खेती की जाएगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में सरकार बदलाव करने की तैयारी कर रही है। दलहन, अनाज, प्याज, आलू, सरसों जैसे उत्पादों को डिरेगुलेट किया जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। किसानों को सामान कम दाम पर नहीं बेचना पड़ेगा। सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना हम ये लेकर आए हैं, जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। लगभग 2 लाख ऐसी सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा।
जब 2 लाख को मिलेगा तो समझ लीजिए लाखों लोग जिससे जुड़े उनको भी रोजगार मिलेंगे और आय के साधन भी बढ़ेंगे। तो किसानों के लिए एक बड़ी बात ये होगी। क्लस्टर बेस पे हमने कहा कि मान लीजिए कश्मीर में केसर है, नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू शूट्स हैं, आंध्रा में चिल्ली है, उत्तर प्रदेश आम है, तमिलनाडु का टर्मिक है, ऐसे बिहार का मक्का हो। तो इस सब बातों को लेकर राज्यों को तो आज नहीं कह सकते, लेकिन हर जगह जहां जहां जो क्लस्टर अप्रोच बनाई जा सकती है, इसके माध्यम से इनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी होगी, मार्केटिंग ब्रांडिंग भी होगी, आय के साधन भी बढ़ेंगे। उस दिशा में बढ़ने के लिए 10,000 करोड़ रुपया इसके लिए प्रावधान किया गया है। कांग्रेस ने आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त की घोषणा के बाद आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक पैकेज के नाम पर बजट की ही योजनाओं को सामने रख रही है और उसका ये पैकेज सिर्फ 13-0 साबित हुआ है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया है कि मोदी सरकार के एजेंडे में किसान और मजदूर कहीं नहीं है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री आर्थिक पैकेज के नाम पर बजट की योजनाओं को ही सामने रख रही हैं। बजट की योजनाओं को आर्थिक पैकेज के तौर पर पेश करना राष्ट्रहित के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों में वित्त मंत्री ने जो घोषणाएं की उनमें सिर्फ कर्ज की बात की गई है। किसानों और मजदूरों को कोई राहत नहीं दी गई है। क्या मुश्किल के समय उन्हें कर्ज देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों से खबर आ रही है कि मात्र के किसान की गेहूं 1400 रुपया से 1600 रुपया क्विंटल में बिक रही है, जो कि बाजार नहीं है। केवल इसी से अकेले गेहूं की फसल में जो 1925 रुपया प्रति क्विंटल से कम की बिक्री होगी, किसान को नुकसान होगा 21,000 करोड़ रुपए का। अगर रबी की अन्य प्रमुख फसलें जैसे सरसों, चना, मसूर इत्यादि भी लगा लें और उनमें भी इसी प्रकार या इससे ज्यादा नुकसान है, तो नुकसान उन फसलों में होगा 21,000 करोड़ रुपया। और यही हाल फल, सब्जी, फूल पैदा करने वाले किसान का है। क्या वित्त मंत्री ये जानती हैं कि किसान को दिया जा रहा न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान की लागत से कम है? ना आज उसका हल बताया और ना ही सही कीमत देने का रास्ता। केवल नया कानून बनाने के जुमले से क्या किसान को फसल का सही मूल्य मिल जाएगा? काश वित्त मंत्री रबी फसलों के लिए दी गई कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की 2020-21 की रिपोर्ट पढ़ लेती, तो फिर इस प्रकार झूठ बोलकर देश को बरगलाने से बच पाती। केंद्र सरकार की राहत पैकेज पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि पिछले 3 दिन से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग का धारावाहिक चल रहा है। रोज एक एक वर्ग के बारे में हिंदी और अंग्रेजी में दोनों समझा रहे हैं, लेकिन किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। जब माननीय प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की जब घोषणा की तो बहुत उम्मीदें थी कि सीधा सीधा वो क्या क्या दे रहे हैं किस किस वर्ग के लिए वो तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन 3 दिन से निर्मला जी और अनुराग जी का धारावाहिक चल रहा है, तो उसमें रोज़ एक एक वर्ग के बारे में 1-1 घंटा हिंदी अंग्रेजी में दोनों समझा रहे हैं, लेकिन पल्ले किसी को नहीं पड़ रहा है। तो ये मैं तो समझता हूँ ये जब धारावाहिक पूरा समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद ही कुछ प्रतिक्रिया देना उचित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जब माननीय प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की जब घोषणा की तो बात पीएम केयर्स फंड की करते हैं। पीएम केयर्स फंड्स को लेकर मोदी सरकार और विपक्षी दलों के बीच तनातनी जारी है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके राज्यों के उद्योगपतियों के लिए पीएम केयर्स फंड में दिए पैसे को लौटाने की मांग की है। पीटीआई की खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR के तहत दिए पैसों को वापस लौटाया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों ने ये पैसा पीएम केयर्स फंड में दिया है। ये पैसा हमारी जनता का है, लिहाजा इस पैसे को वापस दिया जाए ताकि राज्य के लोगों की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल हो सके। मुख्यमंत्री बघेल ने यह भी कहा कि देश को पीएम केयर्स फंड में आए पैसों के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री बघेल ने मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा हुई रकम की जानकारी पब्लिक डोमेन में दी थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि अभी कुछ हफ्तों के लिए अंतर्राज्यीय सीमाएं नहीं खोली जाएं और अर्थव्यवस्था को पटरियों पर लाने के लिए आर्थिक गतिविधियां सावधानी पूर्वक शुरू करने की मंजूरी दी जाए। मुख्यमंत्री बघेल ने 17 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन के बाद आगे की रणनीति के संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कई सुझाव दिए हैं। पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों को उनके विभिन्न जिलों को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए पारदर्शिता जो है केंद्र सरकार निर्धारित करे। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि अंतर्राज्यीय सीमाओं को अभी खोलना ठीक नहीं होगा। अंतर्राज्यीय परिवहन केवल फंसे हुए श्रमिकों और दूसरी श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। गैर जरूरी अंतर्राज्यीय परिवहन पर 15 जून तक प्रतिबंध रखना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि श्रमिक ट्रेनें राज्यों के साथ विचार विमर्श करके चलाई जाएं। बता दें कि पीएम मोदी ने 11 मई को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी और सुझाव मांगे थे। वहीं लॉकडाउन 4 को लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र को कई सुझाव दिए हैं। दिल्ली सरकार ने 17 मई के बाद लॉकडाउन में छूट देने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव दिया है, जिसमें सामाजिक दूरी के नियम के सख्ती से पालन के साथ बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने, बसों और मेट्रो सेवाओं को शुरू करने का सुझाव दिया गया है। पीटीआई के मुताबिक सरकार ने दिल्ली में निर्माण गतिविधियां शुरू करने का भी सुझाव दिया है, जिसके लिए दिल्ली के अंदर मजदूरों की आवाजाही को मंजूरी देने का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि 2 सवारियों के साथ टैक्सियां भी चलाई जाएं। सामाजिक दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करते हुए बसों को भी चलाने की इजाजत दी जाए, जिसमें से 20-20 सवारियां ही बैठें। और सूत्रों के मुताबिक सरकार ने यह भी सुझाव दिया है कि मॉल कॉम्प्लेक्स में गैर जरूरी सामान की दुकानों को सम विषम के आधार पर खोला जा सकता है। जनता के बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं। ज़्यादातर लोगों ने देखो 2 चीज़ों के लिए बोला है। एक तो मास्क, अगर कोई भी पब्लिक में आता है मास्क लगाना चाहिए। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी चीज़ ओपन अप की जाए उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। जैसे लोगों ने सलाह दी है कि बसें चलाई जाएँ बट फुल कैपेसिटी पे नहीं, कम कैपेसिटी पे चलाई जाए। मेट्रो चलाई जाए पर कम कैपेसिटी पे चलाई जाए, तो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे। कहीं भी पब्लिक में आदमी आता है तो उस मास्क लगाएं। मैं भी आपसे शेयर करना चाहूँगा, देखो 2 महीने के अंदर काफ़ी कुछ ये वायरस कैसे काम कर रहा है, कैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, इसके बारे में जानकारी धीरे धीरे बढ़ी है। जितना बेनिफिट लॉकडाउन से मिला है, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो समझ पाना बड़ा मुश्किल था, बट अब ये कह सकते हैं कि अगर मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और अपने हाथों को बार बार साफ कर रहे हैं, अगर ये 3 चीज़ें आप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि 90-95% तक आप इन्फेक्शन से बचने के चांस हो जाते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के उस दावे पर कटाक्ष किया है जिसमें भविष्यवाणी की गई थी कि 16 मई के बाद कोविड-19 का कोई भी मामला नहीं आएगा। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा है, नीति आयोग में बैठी प्रतिभाओं ने फिर से ऐसा कर दिखाया। मैं आपको उनका ग्राफ याद दिलाना चाहता हूं जिसमें सरकार की राष्ट्रीय लॉकडाउन रणनीति पर भविष्यवाणी करते हुए कल 16 मई से कोई ताज़ा कोविड मामला नहीं आने की बात कही गई है। बता दें कि नीति आयोग ने कहा था कि वायरस को नियंत्रित करने के लिए सरकार की लॉकडाउन रणनीति ऐसा करके दिखाएगी। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का 3रा चरण रविवार को खत्म हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी पहले ही देश के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन 4 का इशारा कर चुके हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की,
हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 25500। रेल मंत्री पीयूष गोयल को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट में लिखा है कि रेलवे का कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है। रेल मंत्री अपनी गलती को राज्यों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मजदूरों को लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार भी आमने सामने आ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर रेल मंत्री को जवाब दिया है। मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट कर कहा है कि छत्तीसगढ़ की ओर से 30 ट्रेनों की मांग की गई और हमें अब तक 14 मिली हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेनों के लिए हम करीब 1.17 करोड़ का भुगतान भी रेलवे को कर चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल के बयान को तथ्यहीन और आधारहीन बताया। पीयूष गोयल ने कहा था कि रेलवे या किसी राज्य की ओर से कोई प्रस्ताव हमारे पास लंबित नहीं है। आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने क्या ट्वीट किया था जिस पर अब विवाद शुरू हो गया है। रेल मंत्री ने ट्वीट में लिखा था कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड की सरकार ने रेलवे के प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया, जो काफी दुखदायी है क्योंकि परमिशन नहीं मिलने की वजह से श्रमिक ट्रेन शुरू नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने आरोप लगाया है कि असामाजिक तत्वों की ओर से उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर अडिग हैं। कोरोना के चलते आए देश पर वित्तीय संकट को लेकर पृथ्वीराज चौहान ने केंद्र को सलाह दी थी कि देश के सभी मंदिरों में पड़ा हुआ सोना सरकार को कर्ज से अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया था कि सरकार देश के सभी मंदिर ट्रस्ट में पड़ा हुआ सोना कर्ज से कब्जे में ले। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक देश के मंदिर में $1 ट्रिलियन यानी कि 76 लाख करोड़ रुपए जितना सोना है। सरकार ने ये सोना 1 या 2% ब्याज की वापसी बोली पर अपने कब्जे में लेना चाहिए। कोरोना महामारी के चलते देश में जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है, उसके चलते देश के विविध व्यक्तियों के पास और धार्मिक संस्था के पास जो सोना पड़ा हुआ है उसे बैंकों में जमा करने की अपील, जो कि कर्ज रूप में 1-2% ब्याज देकर सोना इकट्ठे किए जाए, इस तरह की सूचना मैंने कल की थी। लेकिन कुछ समाज विरोधी तत्वों ने मेरी सूचना को तोड़ मरोड़ कर एक महजबी दरार पैदा करने की कोशिश की है। कोरोना महामारी के चलते प्रवासी मजदूरों को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में तरह तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और ऐसी कुछ तस्वीरें गाजियाबाद शहर से भी देखने को मिली हैं, जहां से प्रवासी मजदूरों को एक कंटेनर में भरकर पंजाब के लिए रवाना किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि खुद पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद दिखे और उन्हीं की देखरेख में इंसानों को कंटेनर में भेड़ और बकरियों की तरह भरा जा रहा था। एक तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का मामला तो बनता ही है, साथ ही नियम कानून को ताक पर रखकर कंटेनर में लोगों को भी भेजा जा रहा है।
तमाम राज्यों से पैदल घर लौट रहे मजदूरों की परेशानी पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। दोनों दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार मजदूरों की सुध नहीं ले रही है। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर कहा कि देश की सड़कों पर घर वापसी करते लुटे लाचार लाखों प्रवासी मजदूर और उनके बिलखते परिवारों की भूख, बदहाली, रास्ते में हो रही मौतों के टीवी दृश्य हृदय विदारक हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आज की उनकी जिंदगी मौत की लड़ाई से निपटने के लिए कारगर व्यवस्था तत्काल लागू हो। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा है कि श्रमिकों को काम पर लाने के लिए तो सरकार उद्योगपतियों को पास दे रही है, पर घर लौट रहे उन बेबस मजदूरों के लिए कोई इंतजाम नहीं जो सड़कों पर भूखे प्यासे मरने को मजबूर हैं। अब ये सब जान गए हैं कि ये सरकार अमीरों के साथ है और मजदूर, किसान, गरीब के खिलाफ है। बीजेपी की कलई खुल गई है। गाजीपुर के जिला अस्पताल में प्रवासी मजदूरों से कोविड-19 की जांच के नाम पर खुलेआम 2 रुपए से 10 रुपए प्रति व्यक्ति लेने का मामला सामने आया है। प्रवासी मजदूरों ने बताया कि वो ट्रक से गाजीपुर आए थे और उनसे जिला अस्पताल में जांच के नाम पर 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक लिए जा रहे हैं। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी निसार अहमद ने कहा कि जब उन्हें मीडिया के जरिए जानकारी मिली तो वो खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि अस्पताल में जांच के नाम पर 1 रुपए का पर्चा काटा जा रहा था। हालांकि सरकार की तरफ से जांच फ्री है। उन्होंने कहा कि पैसे लेने तुरंत बंद कर दिए गए और उसके बाद पैसे जो लिए गए उसे भी वापस कर दिए गए। इस मामले की जांच भी कराई जा रही है। जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कितने देर लाइन में लगे थे आप लोग? अरे हो गया 3 घंटा सर। क्या जांच हो पाया आप लोग का? जी जांच हो गई। इस जांच के लिए कुछ पैसा भी देना पड़ा आप लोग को? क्या सर? पैसा भी कुछ देना पड़ा है? नहीं पैसा 2-4-5 रुपया दिए। 5 रुपया दिए। 5 रुपये दिए हैं? 5 रुपये किस चीज़ का? वही सब दे रहे हैं, हम भी दे दिए सर। ट्रेन से आए थे या कैसे आए थे हम लोग? ट्रक से। ट्रक के माध्यम से आए थे। तो कितने दिन हम पहुँचे थे यहाँ पर? 4 दिन। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 10 आदमी। 10 लोग थे। तो यहाँ पर अभी आप लोग लाइन में लगे थे किस लिए? चेकअप के लिए। चेकअप के लिए लगे थे। हो गया? क्या बतलाया गया है? अभी सब तो ओके बताया। सब ओके बताया। चेकअप के लिए कुछ पैसा भी देना पड़ा आप लोग को? नहीं। जाँच कराने तो यहाँ पर पैसा किस चीज़ का लिया जा रहा है? जाँच का। जाँच का कितना लिया जा रहा है? 1 रुपया 2 रुपया जिसके जितना पास है 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया उतना दे रहे हैं। मतलब अपने मर्जी से देना है? हाँ अपनी मर्जी से देना है। हम जब पता किए तो जो पैसा बनाता है रूटीन जो 1 रुपया पर्ची का लगता है वो वही चार्ज किया उस मरीज़ के नाम पर। जब हमको पता चला, जब हमको संज्ञान में आया तो जाकर कहे कि भाई ये कोविड वाले मरीज़ हैं, गरीब मजदूर आ रहे हैं, पैसा मत लिए। तो भी मैंने जाके मना कर दिया, वो मना कर दिया। अब उनको पैसा भी वापस ही करवा रहा हूँ मैं, जो है सामने वहाँ पर। चलिए इसके साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। राजस्थान की राजनीति, राजस्थान की हलचल, अखबारों की सुर्खियां, राजस्थान की हर बड़ी खबर देखिए रोजाना सुबह 10 बजे और दोपहर 2 बजे स्वराज राजस्थान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 17 मई के बाद जारी रखे जाने वाले लॉकडाउन को किसानों, मजदूरों, व्यवसायियों और जन सामान्य के लिए सुविधाजनक बनाए जाने के सुझाव दिए हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है।
दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में बाहर से आने वाले मजदूरों के लिए राहत, पुनर्वास और रोजगार हर स्तर पर मुहैया कराया जाए। कमजोर वर्ग कामकाज बंद होने से रोजी रोटी को मोहताज है। उन्होंने कोरोना प्रभावित क्षेत्रों को थाना क्षेत्र में घनत्व के आधार पर विभाजित करने का फॉर्मूला भी दिया है, जिसमें 10 या उससे ज्यादा एक्टिव कोरोना पॉजिटिव केस वाले थाना क्षेत्र को रेड जोन, 10 से कम एक्टिव केस वाले थाना क्षेत्र को ऑरेंज जोन में विभाजित करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जिन थाना क्षेत्र में आज तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया, उसे ग्रीन जोन बनाया जाए। इसके लिए संबंधित थानों को प्रशासनिक इकाई बनाया जाना चाहिए, ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी आसानी से नियंत्रण रखा जा सके। दिग्विजय सिंह ने अपने सुझाव में किसानों से रबी की सभी फसलों की खरीद का भुगतान सुनिश्चित करने समेत खरीद की फसलों के लिए खाद, बीज और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर दिया है। लॉकडाउन में पहली बार पटना एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के 2 विशेष विमान उतरे और फिर उड़ान भी भरी। दोनों विमान ओएनजीसी ने बुक कराए थे। ये दोनों विमान ओएनजीसी कर्मचारियों को मुंबई से लाएंगे और पहुंचाएंगे। विमानन कंपनी के सूत्रों के मुताबिक ये यात्री विमान नहीं बल्कि एक तरह के चार्टर सेवा विमान है। मुंबई जाने वाले ओएनजीसी यात्रियों को विमान के समय 2.5 से 3 घंटे पहले बुलाया गया। विमान में सफर करने वाले यात्रियों को मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। 12:30 वो पहुंचेगी वहाँ पे, और वहाँ पे पहुंचने के बाद फिर अलग अलग रिग्स और इंस्टॉलेशन पे उनको भेजा जाएगा। और वापस उधर से यही फ्लाइट जो है वहाँ जो लोग लास्ट 60 डेज से जॉब कर रहे हैं और उनको वापस लेके आएगी, और बाई रोड उनको अलग अलग एरिया में जो रिस्पेक्टिव जो झारखंड और ईस्टर्न यूपी में उनको डिस्पर्स किया जाएगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद के लिए वर्ल्ड बैंक भी आगे आ गया है। वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा की है। भारत सरकार की तरफ से चलाए जा रहे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में इस पैकेज का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि कोरोना और लॉकडाउन के कारण चरमराई देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले 2 दिनों से आत्मनिर्भर भारत पैकेज से जुड़ी जानकारी देश को दी है। और बता दें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 82,000 पहुंच चुका है। 2,649 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह का चुनाव रद्द किए जाने वाला हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुडासमा की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस BR गवई की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की। चुडासमा ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी। बता दें कि हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार को गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा के 2017 के विधानसभा चुनाव को हेरफेर और गड़बड़ी के आधार पर रद्द कर दिया था। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में चुडासमा ने धोलखा विधानसभा सीट पर 327 वोट के मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। कांग्रेस उम्मीदवार अश्विनी राठौर ने चुडासमा की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अश्विनी राठौर ने वोटों की गिनती के समय नियमों का उल्लंघन और गड़बड़ी का आरोप लगाया था। बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान मतगणना के CCTV फुटेज में चुडासमा के निजी सचिव को मतगणना सेंटर के अंदर मोबाइल फोन पर बात करते हुए भी देखा गया था। कोर्ट ने इसी को लेकर चुनाव अधिकारी को भी फटकार लगाई थी। भारत की स्टार महिला मुक्केबाज और 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी MC मैरी कॉम ने एक ऐसा ट्वीट शेयर किया जो आपका दिल जीत लेगा। दिल्ली पुलिस ने मैरी कॉम के बेटे का बर्थडे बहुत खास तरीके से मनाया। बेटे का जन्मदिन खास करने के लिए मैरी कॉम ने दिल्ली पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया है। मैरी कॉम लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार के साथ दिल्ली में ही हैं। वो राज्यसभा सदस्य भी हैं। मैरी कॉम ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दिल्ली पुलिस उनके बेटे प्रिंस के लिए उनके सरकारी आवास पर केक लेकर पहुंची। मैरी कॉम ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली पुलिस का मेरे छोटे बेटे प्रिंस कॉम का जन्मदिन स्पेशल बनाने के लिए शुक्रिया। आप लोग असल हीरो हो।
मैं आप सभी के समर्पण और प्रतिबद्धता को सैल्यूट करती हूँ। वक्त छोटे से ब्रेक का है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।